है। तो अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति। इसको ध्यान से समझेंगे पहले, फिर मैं इसको लिखवाऊंगा, है ना। देखिए, जिस तरह मैं आपसे अगर पूछूं हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? संस्कृत से हुआ है। न केवल हिंदी भाषा की, बल्कि भारत में बोली जाने वाली तमाम भाषाएं, चाहे वह मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। तो उसी तरह छत्तीसगढ़ की भी जननी संस्कृत ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदी से बनी है और हिंदी संस्कृत से बनी है, तो छत्तीसगढ़ भी किससे बनी? संस्कृत से बनी। लेकिन ये एक बहुत लंबा कालक्रम था, बहुत लंबा अवधि था जिसमें ये सारी चीजें घटित हुई। अब उस अवधि में मेनली 3 अवधि आती है। देखिए, संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है? आर्य भाषा, क्योंकि आर्यों के द्वारा लाई गई थी, आर्यों के द्वारा बोली जाती थी, तो आर्य भाषा। सबसे पहले भारत में यही भाषा थी, क्योंकि भारत में सबसे पहले वेद लिखे गए, और वेद जो थे किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। तो इसलिए संस्कृत की सबसे प्राचीन भाषा थी। अब संस्कृत कैसे छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हुई, वो मैं एक क्रम बताता हूं। तो आर्य भाषा अपने पूरे विकास क्रम में 3 भागों में बटा था। एक प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, एक मध्यकालीन आर्य भाषा, और एक आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या था? प्राचीन आर्य भाषा का समय था 1500 ईसा पूर्व, यानी बीसी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 1000 साल का ड्यूरेशन था जिसमें प्राचीन आर्य भाषा चलती थी इंडिया में। और ये जो प्राचीन आर्य भाषा इंडिया में चलती थी, वह 2 नामों से चलती थी। एक नाम था जिसको बोलते थे वैदिक संस्कृत, एक नाम था जिसको बोलते थे वैदिक संस्कृत, और एक नाम था जिसको बोलते थे लौकिक संस्कृत। ये 1000 साल तक भारत में चली है 2 भाषाएं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर संस्कृत तो संस्कृत है, उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत क्या? तो जो सबसे पहला वेद लिखा गया, क्या नाम था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो संस्कृत थी वो बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृत थी, ठीक है, बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृत थी, और उसको आम जन समझ ही नहीं पाते थे। खाली ऋषि मुनि और जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वही उस संस्कृत को समझ पाते थे। तो वैसी संस्कृत जो खाली ऋग्वेद में लिखी जाती थी और केवल ऋषि मुनि लोग समझ पाते थे, उसे क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत। लेकिन जरूरी हो गया था कि संस्कृत में कुछ फेरबदल करके संस्कृत को एथलेट इस रूप में लाया जाए कि संस्कृत जो हो वह आमजन भी समझ सके। बोल तो फिर भी नहीं सकेंगे, लेकिन एथलीट समझ सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ ये जो वेदों के बाद, ऋग्वेद के बाद के जो वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनमें भाषा को थोड़ा सरल बनाया गया, और जो अदर उपनिषद लिखे गए, जो अदर पुराण लिखे गए, उन सब में भी भाषा को थोड़ा सरल बनाया गया। तो संस्कृत का जो थोड़ा सरल रूप था जिसे आमजन समझ सकते थे, उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब क्या होता है? लोक की, लोक मतलब जनता, जनता की संस्कृत लौकिक संस्कृत, और वेदों की संस्कृत वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो ये 1500 ईसा पूर्व तक चला। फिर अचानक ये जो लौकिक संस्कृत थी वो 3 भागों में बटी, 2 भागों में बटी। मध्यकाल में इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी एडी,
500 BC टू 1000 AD। इसमें दो भाषाएं सामने आई, एक थी पाली और एक थी प्राकृत। ठीक है, एक और भाषा सामने आई अपभ्रंश। तीन भाषाएं सामने आई। एक्चुअली अपभ्रंश कोई भाषा नहीं थी, तो अभी बताता हूं। अब ये पाली में क्या चेंजेस हुआ, 500 ईसा पूर्व से लेकर एक ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी, ये जो 500 साल का गैप था, इस समय भारत में दो महान लोग थे। नाम बता सकते हैं? बौद्ध और जैन, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो इन लोगों ने क्या महसूस किया, आप लोग सुने भी होंगे कि बौद्ध धर्म का उदय इस वजह से भी हुआ था क्योंकि उस समय जो भागवत धर्म था, वैदिक धर्म था, उसमें ब्राह्मणवाद और पुराणों वगैरह का महत्व बहुत बढ़ गया था। तो बौद्ध धर्म का यह उद्देश्य था कि एक तो भाषा को सरल बनाएंगे, जन की भाषा को साहित्य में डालेंगे। साहित्य और पुराणों में जनता की भाषा को कोई जगह ही नहीं थी। तो एक तो उद्देश्य था कि जनता की भाषा को साहित्य में डाला जाए, और दूसरा ये था कि हम जो भी अपने उपदेश देंगे, महात्मा बुद्ध अपने जो भी उपदेश देंगे, वो किस भाषा में देंगे? बौद्ध धर्म में ही, सॉरी, पाली भाषा में ही देंगे। इन्हें पाली भाषा में पहली बार संस्कृत में जनता की भाषा को डाला गया। तो पाली भाषा का उल्लेख एक तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मिलता है, महावीर स्वामी के उपदेशों में मिलता है। दूसरा, अशोक उस समय के प्रमुख राजा थे, तो अशोक ने जितने भी अभिलेख अपने बनवाए इंडिया के अंदर, वो सब की भाषा क्या थी? पाली। यहां तक कि हमारे छत्तीसगढ़ तक पाली पहुंच चुकी थी। हमारे छत्तीसगढ़ के सीता बेंगरा की जो गुफा है, सीता बेंगरा जोगी मारा, उसमें भी पाली भाषा से चीजें लिखी हुई है। तो पाली भाषा और कुछ नहीं, संस्कृत ही है, पर संस्कृत में जनता की भाषा को भी ऐड कर दिया गया ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब पाली भाषा में लगभग 60% संस्कृत थी, 40% जनता की भाषा थी। जब 60% जनता की भाषा हो गई और 40% संस्कृत हो गई, यानी संस्कृत का इन्वॉल्वमेंट और कम हो गया, तो क्या सामने आया? प्राकृत। यानी प्राकृत जो थी वो संस्कृत से बहुत दूर हटती चली गई। जनता जो बोल रही है, जिसमें समझ रही है, वही प्राकृत था। यानी जनता के समझने के लिए प्राकृत सबसे अच्छा था, लेकिन ब्राह्मण और जो ऋषि मुनि थे, उन लोग प्राकृत को पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि प्राकृत जो है वो संस्कृत का अपमान है, और संस्कृत जो है वो बहुत महान भाषा है। अगर आप प्राकृत बोलते हैं तो समझ जाते थे कि ये व्यक्ति उचित व्यक्ति नहीं है, और अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो ही आप ऋषि माने जाते थे। तो प्राकृत जो था वो जनता के और करीब था। अब प्राकृत में क्या दिक्कत आई कि जब पूरे भारत में प्राकृत आ गई, जैसे पहले पूरे भारत में थी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से फिर पाली हुई, फिर पाली से जगह जगह पर क्या हो गई? प्राकृत हो गई। अब प्राकृत में यह दिक्कत हुई कि हर जगह की प्राकृत अलग अलग थी। अब राजस्थान के लोग प्राकृत को अलग तरीके से बोलते थे, उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से बोलते थे, ठीक है। पंजाब के लोग अलग बोलते थे, ठीक है। जैसे तुम्हारे हो गया, तो तुम्हारे को ये लोग बोलते थे थारे, कौन? राजस्थानी लोग बोलते थे थारे, और वो लोग बोलते थे तुस्सी, कौन? पंजाबी लोग बोलते थे तुस्सी, ठीक है। तो एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोला जाने लगा। तो जब प्राकृत अलग जगह पर अलग अलग से बोलने जाने लगा तो वो बन गया अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? जब आप किसी एक भाषा पर स्थानीय चीजों का प्रभाव पड़ने लगता है तो वो क्या बन जाता है? अपभ्रंश। एक शब्द होता है परिनिष्ठित और एक शब्द होता है अपभ्रंश। परिनिष्ठित का मतलब है जो जहां से आया, जैसा आया, जिस रूप में आया उसी रूप में बोलना, ये हुआ परिनिष्ठित। और अपभ्रंश का मतलब होता है कि परिनिष्ठित की आपने बैंड बजा दी, अपने हिसाब से आप उसको प्रयोग करने। ऊपर से आया बाबू, आप बोले बबुआ,
ठीक है, तो आपने बाबू का बना दिया बबुआ, तो बबुआ हुआ अपभ्रंश और बाबू हो गया परिनिष्ठित। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो रायपुर और बिलासपुर है, वहां की छत्तीसगढ़ी को परिनिष्ठित छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में जो अवधि से परिनिष्ठित अवधि से बनी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में बोलते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में अगर आप बैगत क्षेत्र में जाओगे तो अलग छत्तीसगढ़ी, सदरी क्षेत्र में जाओगे यानी सरगुजा में अलग छत्तीसगढ़ी, खलटाही क्षेत्र में जाओगे बालाघाट में अलग छत्तीसगढ़ी, कलंगा क्षेत्र में जाओगे उड़ीसा में अलग छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कहीं पर बोलते हैं एहर तो कहीं बोलते हैं एखर, एहर एखर ओखर। तो ये कहीं पर चलाओ, कहीं पर चला, कहीं पर चले, मतलब बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते हैं। तो वही चीज प्राकृत को क्या बना देती है, अपभ्रंश बना देती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में, सॉरी हमारे इंडिया में हर जगह जब प्राकृत थी तो वो अपभ्रंश हो गई, और वो जो अपभ्रंश था वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। तो कहां कहां पर किस किस नाम से जाना जाने लगा अपभ्रंश? ये जो एरिया है कौन सा है, ये राजस्थान। राजस्थान में अपभ्रंश को जाना जाने लगा शौरसेनी नाम से। क्या नाम से? शौरसेनी। राजस्थान और गुजरात ये पूरा कवर करता था ना, ये पूरा एरिया कवर करता था शौरसेनी। ये जो बिहार है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और असम है, इसमें उस अपभ्रंश को जाना जाता था किससे? मागधी। ठीक है, ये पूरा एरिया मागधी। ये बीच वाला एरिया जो था, जिसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी था और थोड़ा सा पश्चिम राजस्थान भी था और मध्य प्रदेश तो था ही, इसको बोलते थे अर्ध मागधी। अर्ध मागधी। ओके, ये जो था पंजाब वाला एरिया, इसको बोलते थे पैशाची। पैशाची। ठीक है, जो पाकिस्तान से सटा सिंध क्षेत्र था, इसको बोलते थे ब्राचड़। ब्राचड़। ये पंजाब वाला पैशाची और सिंध वाला ब्राचड़। और ये जो उत्तराखंड, नेपाल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन्हें पहाड़ी क्षेत्र, यहां से लेकर के पूरा पहाड़ तक, पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो था, इसको बोलते थे खस। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का क्षेत्र महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्रियन। ठीक है, ऐसे करके प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में अलग अलग जगह पर चली गई। लेकिन यहां तक भी बात नहीं रुकी। अब जो लोग शौरसेनी बोलते थे, पहले उसमें गुजरात के लोग भी आते थे और राजस्थान के लोग भी आते थे, यानी इस क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र भी, सब के सब क्या बोलते थे? शौरसेनी बोलते थे। उसमें भी फिर चेंज आने लगा। गुजरात के लोग गुजराती बोलने लगे और राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलने लगे। तो शौरसेनी जो है गुजराती, राजस्थानी, फिर यहाँ जो थोड़ा उत्तर प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ था, उन लोग ब्रज भाषा बोलने लगे, तो यहाँ ब्रज भी इसमें आ गया। उसके बाद ये थोड़ा उत्तर में कन्नौज के रहने वाले लोग कन्नौजी बोलने लगे, तो ये कन्नौजी बोलते ना, 4 कोस में भाषा बदले। यानी भारत में हर 4 कोस में भाषा बदल जाती है, कुछ ना कुछ बदलती है, पता नहीं चलता, लेकिन बदलता जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने आसपास जैसे लोग बोलते हैं उसी के हिसाब से बोलने लग जाता है। तो कोई व्यक्ति, जैसे आप गौर करेंगे कि आप बचपन से छत्तीसगढ़ी बोल रहे हो, फिर आप काफी समय से बिहार में रह रहे हो, तब आपके टंग में बिहारी घुसने लगेगी। फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं दो ठोक, 3 ठोक, 4 ठोक, फिर आप 2 गो, 3 गो, 4 गो बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो ये फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि आप, तो वैसे ही फर्क, जो जहां रह रहा था वहां लोग जुटते जा रहे थे, वहां वही बनता जा रहा था। कन्नौज के लोग कन्नौजिया बोलने लगे, ब्रज के लोग ब्रज बोलने लगे, राजस्थान के लोग राजस्थानी, गुजरात के लोग गुजराती, ऐसे करके शौरसेनी ढेरों भागों में बढ़ गया। मागधी, पहले सब लोग एक ही बोलते थे, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो,
चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, सब एक ही भाषा बोलते थे जिसका नाम था मागधी। लेकिन फिर बिहार के लोग बिहारी बोलने लगे, उत्तर प्रदेश के लोग फिर भोजपुरी बोलने लगे, असम के लोग असमिया बोलने लगे, तो फिर मगधी भी कई भागों में बढ़ गई। वैसे ही अर्ध मागधी जो थी, पहले यहाँ के जितने भी लोग थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद वाला क्षेत्र और नीचे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, पहले यहाँ के सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, अर्ध मागधी। लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ और तीन भाषाएं जन्म ली। एक भाषा पूर्वी हिंदी, एक भाषा अवधी, एक भाषा बघेली और एक भाषा छत्तीसगढ़ी। एक्चुअली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो बाद में बनी। पहले अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी बनी और पूर्वी हिंदी फिर तीन भागों में बढ़ गई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से अभी जो मैंने पिछले 2 मिनट में जो बताया वहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का जन्म किस अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा, अर्ध मागधी अपभ्रंश न पूछ करके छत्तीसगढ़ का जन्म किस बोली से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का जन्म पूर्वी हिंदी बोली से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी से तीन बनी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा किसके समान है, छत्तीसगढ़ी भाषा अवधी और बघेली के समान है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। हालांकि इससे पहले जो मैं आपको बताया कि शौरसेनी से जो, ये सब हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन खाली अर्ध मागधी से छत्तीसगढ़ बनने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पैशाची जो है इससे पंजाबी भाषा बनी, ब्राह्मण जो है इससे सिंधी भाषा बनी, खड़ जो है इससे कुमाऊं भाषा और पहाड़ी भाषा बनी, मागधी से असमिया भाषा, बिहारी, बंगाली, संथाल और भी कई सारी भाषाएं। महाराष्ट्रियन से नो डाउट क्या बना होगा, मराठी बना होगा। ये सबका पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ भाषा की उत्पत्ति बताइए, तब थोड़ा सा जगह ज्यादा होता है तो सबका बताना पड़ता है। ठीक है, कि शौरसेनी से क्या बना और इससे, तो उसी क्रम में बताना पड़ता है कि उसी क्रम में अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी बनी, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बनी, और छत्तीसगढ़ी जो है वह वर्तमान में पूर्वी हिंदी से निकली और किस अपभ्रंश से निकली है, अर्ध मागधी से। तो प्राकृत भाषा से जो अपभ्रंश बना और अपभ्रंश से जो ये सारी भारतीय भाषाएं बनी, इसको बोलते आधुनिक। जो मैं आपको 3 क्रम बताया, पहला क्रम प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा मैंने आपको बताया मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये यहां तक प्राकृत था, यहां तक प्राकृत था। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा, जब प्राकृत से पैशाची, ब्राह्मण, शौरसेनी, महाराष्ट्रियन, मागधी, अर्धमागधी ये सब बना, इसको बोलते हैं आधुनिक आर्य भाषा। और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ी बना पूर्वी हिंदी से अवधी।